नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा भी अवतार दिख रही है। लोकतंत्र का भी महापर्व है, लोक आस्था का भी महापर्व है, लेकिन छठ पूजा भी हो रही है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है। बिहार विधानसभा की कई सीटों पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर मौजूदा स्थिति क्या है वो जानेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। कल वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, इसमें कई सारे विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा है, सासाराम की चर्चा है, दीघा की चर्चा है। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ध्यान से देखिए। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी हैं। शेखपुरा की आज बात करते हैं, कई सीटों की बात करेंगे। हम शेखपुरा की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज सभी तरफ चलेंगे। शेखपुरा की बात करते हैं। 12 बीघा से सटा हुआ शेखपुरा है, क्या चल रहा है? देखिए, आपने शेखपुरा की बात की। देखिए, शेखपुरा को जिला बनवाया था राजो सिंह ने। और देखिए, शेखपुरा क्यों चर्चा में रहता है। शेखपुरा में पहाड़ बहुत हैं। कोई पहाड़ काट कर बड़ा बन जा रहा है, कोई पहाड़ काटने में पीछे छूट जा रहा है। पहाड़ बिकता है, ठीक है ना। तो शेखपुरा की लड़ाई भी दिलचस्प है। और आपने कहा कि बरबीघा से सटा हुआ शेखपुरा है, तो बरबीघा में जो विद्रोह की आग जली है, उस आग से शेखपुरा भी नहीं बच रहा है। यदि हम उम्मीदवारों की बात करें शेखपुरा में, तो आपको पता है कि विजय कुमार, जिनका नाम विजय सम्राट लोग कहते हैं, वह चुनाव जीते हुए हैं 2020 का चुनाव। और उन्होंने रणधीर सोनी जेडीयू के उम्मीदवार को चुनाव हराया था। दोनों ही मजबूत पहलवान हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं। तो देखिए, अब 2025 में क्या सीन बन रहा है। हमने आपको बताया कि बरबीघा की आंच यहां भी है। राजो सिंह को क्या भुलाने की कोशिश हो रही है, राजो सिंह को क्या खत्म मिटाने की कोशिश हो रही है। पहले तो हत्या ही हुई थी। राजो सिंह की प्रतिमा का अनावरण शेखपुरा समाहरणालय में पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन शेखपुरा का खेल दिलचस्प है। देखिए, विजय सम्राट महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, और महागठबंधन यहाँ इंटैक्ट है। महागठबंधन इंटैक्ट है। उनका जो वोट बैंक है इस बार, देखिए, मुकेश सहनी भी साथ में है। आपको पता है, मुकेश सहनी भी शेखपुरा लड़ना चाहते थे और पप्पू चौहान की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और तेजस्वी यादव के साथ ही बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हैं। तो विजय सम्राट अपने पीच पर मजबूती से लड़ रहे हैं, ठीक है। इस बार इंजीनियर आईपी गुप्ता भी आ गए हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। अब देखिए, एनडीए में हमने कहा बरबीघा की आंच, बरबीघा की आग इधर भी लगी हुई है। तो रणधीर सोनी बहुत ही खास माने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां एनडीए में किस तरीके की खटपट रही। देखिए, जब टिकटों की बात हो रही थी, सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तो शेखपुरा की सीट जेडीयू लड़ना चाहती थी, उनके पास रणधीर सोनी। लेकिन आरएलएम की भी बहुत जबरदस्त दावेदारी थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा के बहुत ही भरोसेमंद रहे हैं जितेंद्र नाथ। प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, पुराने नेता रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं और जमीनी नेता रहे हैं। तो जितेंद्र नाथ या उनके बेटे राहुल कुमार के लड़ने की चर्चा थी। और जो चिराग पासवान के सिपाही हैं, इमाम गजाली, जिन्होंने एलजेपी से चुनाव भी लड़ा था 2020 में, तो एलजेपी भी आ सकती है। लेकिन टिकट मिला रणधीर सोनी को। तो अब देखिए, जैसे ही टिकट मिला है, वहां एनडीए के कई नेता और एनडीए की कई पार्टियां सो गई हैं, आराम करने लगी हैं कि रणधीर सोनी को आरएलएम वहां मंजूर नहीं कर पा रहा है। जितेंद्र नाथ की सक्रियता आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। और राहुल कुमार कहीं छुट्टियां मनाने चले गए हैं, ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा इतना दबाव बना नहीं सकते हैं कि आप वहां लगे ही रहिए। इमाम गजाली, जो चिराग पासवान के हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वह भी कहीं चले गए थे वहां सीमा सिंह नॉमिनेशन मरौरा में, जो नामांकन ही रद्द हो गया। तो अब देखिए, रणधीर सोनी को यहां अपना वोट बैंक दुरुस्त करना है। और देखिए, कभी रणधीर सोनी और अशोक महतो का रिश्ता कभी बहुत अच्छा भी रहा था और फिर बहुत खराब भी हुआ। तो अशोक महतो, जिनकी पत्नी अनीता महतो बारसलीगंज से चुनाव लड़ रही है, वह भी शेखपुरा में अशोक महतो दखल दे रहे हैं। तो शेखपुरा की लड़ाई। लेकिन आपको पता है कि एनडीए मतलब मोदी और नीतीश। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समीकरण चाहे जो हो, पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि जब गाँव में चलते हैं तो लोग फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं 10,000 रुपए खाते में आए, इसकी बात कर रहे हैं। यह देखने की बात होगी। और इसका असर वोट
जब होगा तब कितना दिखाई पड़ेगा। और एक खास अंतर आप महसूस कर रहे होंगे तेजस्वी यादव की सभा में, नीतीश कुमार की सभा में, कि तेजस्वी यादव की सभा में युवा बहुत जोश में रहते हैं लेकिन महिलाएं नदारद होती हैं, और नीतीश कुमार की सभाओं में महिलाएं आगे की पंक्ति में बैठी रहती हैं। तो शेखपुरा की लड़ाई दिलचस्प है, और शेखपुरा और बरबीघा एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। बरबीघा में हम बार बार कह रहे हैं कि बरबीघा में अब तक, मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर को, तो जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पंजय मुकाबले में नहीं हैं। आ जाएंगे, हो सकता है, ठीक है ना, आ जाएंगे। अभी तक तो तैयारी वैसे नहीं। हाँ, अभी नहीं, उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि देखिए उनसे आप बातें खूब कर लीजिए, मीठी मीठी बातें कर लीजिए, लेकिन बाकी बातें मत कीजिए। तो भूखे भजन ना हो गोपाला। हाँ, भूखे भजन ना हो गोपाला। हमने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि वह तो क्या क्या गिन रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या गिन रहे हैं, और अब तक जो हल्दी नहीं लग पा रही है उसकी वजह है सब कुछ, लेकिन खर्चा कुछ नहीं करना है। वही त्याग के बिना पूजा नहीं होती। हाँ, त्याग के बिना पूजा नहीं होती है। तो शेखपुरा और बरबीघा, यदि बरबीघा की सेहत खराब हुई तो शेखपुरा की सेहत भी खराब हो सकती है। एनडीए पर असर पड़ेगा, एनडीए पर असर पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा आलोक जी। बिल्कुल। अब देखेंगे हम मुजफ्फरपुर की ओर चलते हैं जरा सा। मुजफ्फरपुर में क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, अब तो मुकेश सहनी भी मल्लाहों की बात होती है, निषादों की बात होती है, वो तो डिप्टी सीएम भी घोषित हो गए। तो क्या यहाँ का माहौल है? निषाद तो एक तरफ हो गए होंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर का लोकसभा चुनाव नहीं है यह, मुजफ्फरपुर का विधानसभा चुनाव है ये। और जब मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तब निषाद की बात करते हैं, चाहे अजय निषाद की बात हो, चाहे राजभूषण चौधरी निषाद की बात हो, चाहे मुकेश सहनी की बात हो। तो मुजफ्फरपुर शहर का जो विधानसभा क्षेत्र है, आपको पता है कि उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर को माना जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर कैसे उजड़ा, मुजफ्फरपुर कैसे बर्बाद हुआ, यह भी आपको पता है। तो मुजफ्फरपुर का समीकरण देखिए, जब मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो 2020 का चुनाव याद कीजिए। सुरेश शर्मा जो प्रकाश पुंज थे मुजफ्फरपुर में बीजेपी के, कैसे उनकी ज्योति बुझ गई, कैसे उनकी ज्योति बुझ गई। सब कुछ है, क्या नहीं है, ऑटोमोबाइल की एजेंसी है, मेडिकल कॉलेज है, बड़ी पहचान है, मंत्री भी रहे हैं, और उनकी ज्योति बुझ गई। और इस बार 2025 में उनका टिकट भी कट गया। टिकट कटने के बाद वे कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, इसकी चर्चा देखिए, जो सुरेश शर्मा है उनके बेटे ने भी राजनीति, लेकिन उन्होंने दूसरे दल की राजनीति एनडीए के भीतर ही की। और विजेंद्र चौधरी देखिए, जब मुजफ्फरपुर में बात यह भी होती है भूमियार गैर भूमियार, ठीक है ना, तो उस समीकरण को भुना लेते हैं। विजेंद्र चौधरी 2020 में जीते, और फिर आप यह नहीं कह सकते कि विजेंद्र चौधरी का पलड़ा कमजोर है। देखिए, जब सुरेश शर्मा का टिकट कटा तो यहाँ रंजन कुमार को टिकट दिया गया है। टिकट के दावेदार कई और थे, लेकिन रंजन कुमार को टिकट मिला। तो लड़ाई तो आमने सामने की होगी, लेकिन कितनी होगी, और क्या भाजपा के नेता भीतरघात नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा के कई खेमे हैं, भाजपा के कई गुट हैं, और मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है जहां कायस्थों की आबादी भी है, और कायस्थ देख रहे हैं कुम्हरार से प्रभावित हो रहे हैं, पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, जहां कायस्थ मानते थे कि यहां तो हम ही लड़ते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि अरुण सिन्हा का टिकट काटा गया, वहां संजय गुप्ता को टिकट दे दिया गया, और वहां के कुम्हरार, मतलब पटना के कुम्हरार के कायस्थ जो हैं वह केसी सिन्हा के साथ। अब भले ही 2 नवंबर को रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, उसके बाद क्या माहौल बदले वो देखना। हाँ, तो देखिए मुजफ्फरपुर में कि सिर्फ हम इतना ही नहीं, अब जनसुराज ने डॉक्टर ए के दास को प्रत्याशी बनाया है, जाति से कायस्थ, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, बहुत ही मुश्किल से नंबर लगता है, और इलाज भी ठीक करते हैं। और ऐसा लग रहा था, ऐसा लग भी रहा है, कह सकते हैं कि त्रिकोणीय चुनाव बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर ए के दास चुनाव की घोषणा के बाद थोड़े दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कनेक्टिविटी थी वह कम होती दिखाई पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो पर बात करेंगे आप, तो लोग कहेंगे कि अरे भाई, अब तो डॉक्टर साहब का फोन ही रिसीव नहीं हो रहा है। तो चुनाव के समय जब यह बातें हो जाए, ठीक है, आप स्वयं व्यस्त हो सकते हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं निजी सहयोगी होंगे। और देखिए, मुजफ्फरपुर में एक नीतीश कुमार ने प्रयोग किया कांटी विधानसभा क्षेत्र में। अजीत कुमार जो उनके पुराने साथी थे वापस लेकर के आए, और कांटी में बगैर अजीत कुमार के वहां चुनाव एनडीए का जीतना नामुमकिन हो जाता था। पिछली बार भी वह 50,000 से अधिक वोट ले आए थे, और
इजराइल मंसूरी चुनाव जीत गए थे। तो यह भी जो लड़ाई है मुजफ्फरपुर की लड़ाई, और मुजफ्फरपुर की लड़ाई बड़ी हो जाती है क्योंकि उत्तर बिहार का यह केंद्र है। तो सुरेश शर्मा मदद करेंगे नहीं करेंगे, रंजन आपने कहा ना कि जितेंद्र नाथ चाहे राहुल सो गए, हाँ ये भी आराम कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन रंजन कुमार ने भाजपा को सींचा है और रंजन कुमार को नित्यानंद राय का प्रत्यक्ष समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त है। यह आप मान सकते हैं कि सुरेश शर्मा बड़े नेता हैं, लेकिन जमीनी नेता बीजेपी के वहां रंजन कुमार ही रहे हैं, इसलिए लड़ाई तो महत्वपूर्ण होगी। अब विजेंद्र चौधरी जीतेंगे, रंजन कुमार जीतेंगे, और एके दास किसका खेल कितना बिगाड़ेंगे, किसका खेल कितना बनाएंगे, यह देखने की बात होगी। चलिए हम फिर वापस चलते हैं, जमुई के सिकंदरा चलते हैं। सिकंदरा जहाँ प्रफुल्ल मांझी हैं, यहाँ पर उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया। कांग्रेस में कैसे खेल हुआ आपने देखा ही, और बंटी चौधरी का टिकट कट गया। देखिए, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र का एक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और चिराग पासवान ने कहा था, अरुण भारती ने भी कहा था कि हम अपने लोकसभा क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और बात तो यहां तक चली थी कि सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से स्वयं अरुण भारती भी चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि जब एनडीए की सरकार बने तो एलजेपीआर का डिप्टी सीएम के पद के लिए एक क्लेम बना रहे। लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और यह सीट नहीं ले पाए हम पार्टी से चिराग पासवान। प्रफुल्ल मांझी, उनकी बैटिंग बहुत मजबूती के साथ जीतन राम मांझी ने की। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार जा रही थी, चली गई थी, और एनडीए की सरकार बन रही थी, विश्वास मत परीक्षण का वक्त था, तो हमारे प्रफुल्ल मांझी को 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस ऑफर को उन्होंने ठुकराकर नीतीश कुमार की सरकार बचाई थी। तो प्रफुल्ल मांझी को फिर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से टिकट मिल गया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि क्षेत्र से दूर रहे, सामान्य आदमी है, सामान्य कार्य करता है, लेकिन क्षेत्र की सेवा और क्षेत्र में मेहनत, यह इसमें कंजूसी की है। तो कंजूसी तो की, लेकिन इन्हें फायदा कहां से मिल गया? इन्हें फायदा महागठबंधन की लड़ाई से मिल रहा है। क्योंकि देखिए, बंटी चौधरी जो 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी बनती थी। अंतिम समय तक यह कहा जा रहा था बंटी चौधरी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिल गया उदय नारायण चौधरी को। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, पहले इमामगंज लड़ते रहे हैं, और फिर जमुई का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। तो आप समझिए, उदय नारायण चौधरी बहुत तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं। जब कहते हैं ना तो बहुत तीखा बोलते हैं। वह बहुजन की बात करते हैं, बहुजन की वकालत करते हैं, लेकिन ब्रह्मजन का ऐसा नाश करते हैं कि पूछिए मत। A to Z का सब सत्यानाश, हाँ, सत्यानाश कर देते हैं। तो उदय नारायण चौधरी बाहर से हैं, तो उदय नारायण चौधरी आ गए, बंटी चौधरी के इरादों पर पानी फिर गया, तो वह घमासान वहां है। इस घमासान का असर क्या होगा? लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, चौधरी हैं और हम के प्रत्याशी मांझी हैं, बंटी चौधरी भी चौधरी ही थे। और दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र भले ही सुरक्षित है, लेकिन वहां यादव बहुत हैं। इसी क्षेत्र से गुड्डू यादव भी हैं। अच्छा, हाँ। गुड्डू यादव मजबूत वाले, पत्नी जीती थी, निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। हाँ, जिला परिषद। हाँ, तो गुड्डू यादव भी हैं, और गुड्डू यादव की कहानियां बहुत है। जेडीयू के एक बड़े नेता को किस तरीके से सभा करने से रोक दिया था। तो यादव वोट बैंक तो किसका है? यादव वोट बैंक तो तेजस्वी यादव का ही है। और जब से महागठबंधन में इस बात का ऐलान हुआ है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यादवों का जोश और ज्यादा बढ़ा हुआ है कि नहीं, मुझे भैया को बना ही देना है। ठीक है, दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो तेजस्वी यादव की संभावनाओं को कम करता है। भैया की सरकार आएगी, कट्टा की बात होगी, ये सारी बातें होती हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव हम आएंगे तो उनको देख लेंगे, इनको तेजस्वी यादव इसके सख्त खिलाफ है। तेजस्वी यादव नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी नहीं है, नेता नहीं है। यह बात मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव का स्वभाव इस मामले में लालू यादव से विपरीत है। लालू यादव जो कुछ बोल देते थे, जो कुछ कर देते थे, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर, खुले तौर पर हल्की बातें नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ भी खेल है। यहाँ खेल क्या है? उदय नारायण चौधरी बाहरी,
ठीक है, और प्रफुल्ल मांझी एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ देखिए, यहाँ जीत हाथ तय करेंगे जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत हाथ तय करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रशांत किशोर की बैटिंग चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जनसुराज पार्टी ने सुभाष पासवान को उम्मीदवार बनाया है। कौन है सुभाष पासवान? सुभाष पासवान एक वक्त में चिराग पासवान के सबसे मजबूत साथी हुआ करते थे जमुई में। जब 2014 और 2019 जीता था चिराग पासवान ने, तो 2020 में भी जब टिकट नहीं मिला था तो सुभाष पासवान लड़ गए थे और वोट ले आए थे काफी। तो सुभाष पासवान को भी इतना मत मिलेगा जो इस बात को तय करेगा कि चुनाव कौन जीत रहा है, चुनाव कौन हार रहा है। तो यहाँ जनसुराज तय करने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर है। पलड़ा भारी हुआ उधर। हाँ, और यदि स्थानीय का मुद्दा उठा तो सुभाष पासवान की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। प्रशांत किशोर जाने वाले हैं, प्रशांत किशोर वहां जाते हैं तो किस तरीके की मजलिस लगती है और किस तरीके की बातें उठती है। क्योंकि देखिए, प्रफुल्ल मांझी बाहर से जाते हैं सिकंदरा, उदय नारायण चौधरी पटना से चलकर जाते हैं सिकंदरा, लेकिन सुभाष पासवान तो जमुई के ही हैं। वह रोज वहां घुलते मिलते रहते हैं, चाहे शादी हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे छठी हो, चाहे अंतिम संस्कार हो, वह लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। और ये कनेक्टिविटी जो है वो चुनाव के समय थोड़ा खेल उलट पुलट करती है। चुनाव है ना, हर सब कुछ लोग देखते हैं जी। अब चलो हम चलते हैं गोपालगंज में 2 सीटों पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तो गोपालगंज की सीट है जी, फिर बरौली पर आएंगे, पहले गोपालगंज कर देते हैं। गोपालगंज की सीट, अच्छा पहले गोपालगंज ही कर रहे हैं आप। देखिए, गोपालगंज सदर की सीट, यहाँ तो खेला हो गया। यहाँ खेला क्या हुआ कि यहाँ जो सिटिंग एमएलए कुसुम देवी, सुभाष सिंह की पत्नी, जो उपचुनाव में जीती थी, उपचुनाव में लेकिन कम कुसुम देवी जीती। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कुसुम देवी उपचुनाव में जीती। उनके पति सुभाष सिंह 2020 के आम चुनाव में जीते थे, उनका निधन हो गया था, इसलिए उपचुनाव हुआ। तो कुसुम देवी जीती और मामूली मतों के अंतर से मोहन गुप्ता चुनाव हार गए। तो अब इस चुनाव में न मोहन गुप्ता को टिकट मिला आरजेडी का और न कुसुम देवी को मिला। कुसुम देवी के बेटे अनिकेत बागी बनकर बीजेपी से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन पटना के मौर्य होटल से बुलावा आ गया, अमित शाह का बुलावा आ गया। अमित शाह ने बात समझा दी और अमित शाह की बात उठा देंगे, इतनी हिम्मत कहाँ है। तो अनिकेत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय भी हैं। पहला 2 दिन वह दिखे तो बीजेपी ने यहां उम्मीदवार बनाया है दूसरे सुभाष सिंह को, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं। और यह सीट आरजेडी जो उपचुनाव में लड़ी थी उसके खाते में नहीं गई। बंटवारा ऐसे हुआ कि 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में थी और कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर थे, बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोते, लेकिन वह तीसरे स्थान पर थे। तो उस फार्मूले के तहत यह सीट दे दी गई कांग्रेस को महागठबंधन में, और कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखिए, यहां मुकाबला सुभाष सिंह से है, सुभाष सिंह बीजेपी, लेकिन दोनों ही ओर भीतर घात है। और यह संभव है कि दूसरे पायदान पर कौन होगा ये कह नहीं सकते। हाँ, पहला जीतेगा कौन ये नहीं कह सकते और दूसरा कौन होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बताया कि 2020 में तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, साधु यादव को कितने मत मिले थे 2020 के चुनाव में, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इस वाले में उपचुनाव में भी लड़ी थी। हाँ, तो उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी और साधु यादव की पत्नी ने ही तो हरा दिया था मोहन गुप्ता को जी, 3000 वोट से हारे थे। तो साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही है। तो गोपालगंज में जब इस तरीके की लड़ाई होती है कि गैर यादव महागठबंधन का प्रत्याशी होता है, तो यादव जो है वो साधु यादव के साथ हो जाते हैं, तो फिर महागठबंधन का जो असली उम्मीदवार है उसके समक्ष चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो अब देखिए, इंदिरा यादव चुनाव लड़ रही हैं और देखिए यहां फिर से AIMIM है, ओवैसी की पार्टी, ओवैसी जाने वाले भी हैं। और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार कौन है? जो बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें असलम मुखिया चुनाव लड़े थे, जिनके कारण ही मोहन गुप्ता की हार हुई थी। बाद में असलम मुखिया की हत्या हो गई। उनके बेटे असद आलम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं,
और आपको पता है कि यहाँ जनसुराज पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद देखिए दोनों ओर भीतरघात है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने गोपालगंज जाकर अनूप श्रीवास्तव निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। ये भी पुराने भाजपाई हैं। और देखिए महागठबंधन टिकट है ओम प्रकाश गर्ग को, मोहन गुप्ता सीन से गायब हैं, जिन्होंने उपचुनाव मजबूती से लड़ा था। हाँ, मोहन गुप्ता सीन से गायब हैं। तो कौन किस दल से, कौन किस पार्टी से भीतर की चाल में इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये हार जाए तो आगे का चुनाव तो मेरा होगा, इस खेल को देख रहा है। तो ऐसा तो बहुत सीटों पर हो रहा है, इस खेल को देख रहा है गोपालगंज देख रहा है। चलिए हम अंतिम सीट की ओर आते हैं, बरौली। मंजीत सिंह वहां गोपालगंज बैकुंठपुर से चले गए बरौली, बताइए। देखिए यहाँ दो राजपूत लड़ रहे हैं और आपने ठीक कहा, दिलीप सिंह है उधर से। हाँ, कि मंजीत सिंह, देखिए नीतीश कुमार ने रणनीति कूटनीति की और भाजपा और जेडीयू में एक संधि हुई, क्योंकि बैकुंठपुर में टिकट दिया गया मिथिलेश तिवारी को और यह बात भी तय थी कि यदि मंजीत सिंह का सामंजन कहीं नहीं होगा तो मंजीत सिंह बैकुंठपुर में ही नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ेंगे और दोनों लड़ेंगे, मतलब मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह, तो फिर प्रेम शंकर यादव की जीत में कोई बाधा नहीं। तो नीतीश कुमार ने क्या रणनीति बनाई कि बरौली की सीट मंजीत सिंह के लिए ले ली। राम प्रवेश राय जो लगातार चुनाव जीत रहे थे बीजेपी से, वह भी राजपूत, उनका टिकट कट गया। अब राम प्रवेश राय गुस्से में आए। राम प्रवेश राय ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन अमित शाह का कॉल आ गया। ठीक है ना, तो ये स्थिति बन गई। मंजीत सिंह के साथ भीतरघात भी है, ठीक है ना, और इधर भी भीतरघात है। दिलीप सिंह हैं आरजेडी के प्रत्याशी। अब देखिए दिलीप सिंह वही जो एमएलसी का चुनाव लड़े थे। हाँ, एमएलसी का चुनाव लड़े थे, जिलाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो दो राजपूतों की लड़ाई है। लेकिन बरौली को समझिए, बरौली की डेमोग्राफी क्या करती है। बरौली में देखिए करीब 80,000 मुसलमान हैं, करीब 80,000 मुसलमान हैं और पोलिंग कैपेसिटी 50,000 से ऊपर है। तो यहाँ आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान होता था, रियाजुल हक राजू का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। जी सुना है। रियाजुल हक राजू कैसे मैनेज कराया गया था उपचुनाव में, ये भी जानते हैं। हाँ, आपको पता ही है। तो रियाजुल हक राजू का टिकट काटा गया, तो इसको लेकर मुसलमानों में आज वहां आक्रोश दिख रहा है। और वो तो चलेगा बीएसपी में। रियाजुल हक राजू आ गए हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बनकर। पता है रात को 10 करोड़। हाँ, तो देखिए मंजीत सिंह के साथ भीतरघात कहां से हो सकता है, राम प्रवेश राय का टिकट कटने से हो सकता है। लेकिन दिलीप सिंह को नुकसान कहां से हो सकता है, रियाजुल हक राजू आ गए बीएसपी के उम्मीदवार बनकर, ठीक है ना। अब देखिए वहां तेजस्वी यादव जाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इस बार शहाबुद्दीन फैमिली से तेजस्वी का सुलहनामा है, ठीक है। ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ओसामा साहब और सिवान प्रतापपुर क्या बरौली के चुनाव में दिलचस्पी लेता है आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में। यदि सिवान दिलचस्पी लेता है तो मुसलमानों का मिलने वाला मत रियाजुल हक राजू को कम होगा, लेकिन चुनौतियां बनी रहेंगी, कम होगा। और यहाँ जनसुराज पार्टी ने मोहम्मद फैज जो जिला पार्षद हैं उनको चुनाव लड़ाया है। तो बरौली की लड़ाई भी दिलचस्प है और इस पर भी हमारी आपकी नज़र रहेगी, बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी। और गोपालगंज में देखिए किसी दिन चर्चा करनी होगी आपको कुचाई कोट की भी, और किसी दिन चर्चा करनी होगी विस्तार से आपको भोरे की भी, क्योंकि भोरे में माले का उम्मीदवार तो जेल चला गया। क्या जेल चले जाने से वोट कम हो गया। और प्रीति किन्नर जो जनसुराज की प्रत्याशी है, उसका रंग भी गहरा दिख रहा है। और इन दोनों में देखिए सुनील कुमार घिरे हुए हैं, 2020 में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, 2020 में भी बहुत ही मामूली मतों से माले उम्मीदवार से चुनाव जीते थे। जी देखना होगा। तो ये तमाम सीटों की जानकारी हमने आपको दी है, इसमें क्या बातें हुई हैं, कहाँ पर कौन से लोग को निष्क्रिय हो जाने से उस चुनाव में और रंग आ गया है, और कौन कौन से लोग कितने हतोत्साहित हैं टिकट कटने से, ये बात भी हो रही है। किन किन लोगों के साथ कितना छल हो रहा है और कौन कौन लोग मजबूती से कितना लड़ रहे हैं, ये देखना है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अब तो अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम हो रहा है, नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है, देखना होगा माहौल कब कितना कैसे बदलता है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।